नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। पिछले व्याख्यान में हमने अरस्तु द्वारा बताए गए नागरिकता के सिद्धांतों का वर्णन किया था, जिसके तहत ये बताया गया था कि अरस्तु समाज के किन किन लोगों को, किस किस वर्ग को नागरिकता देने के पक्ष में है, वह किन लोगों को एवं किन समूह के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित रखता है। इसकी बात हमने विस्तृत रूप से की थी। इसी कड़ी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। और यह राज्य संबंधी विचार अरस्तु के अपने आप में बहुत व्यापक, बहुत मौलिक विचार हैं, क्योंकि आखिर राज्य के बारे में यदि सबसे पहले कहीं बात की गई है तो वह हमको यूनानी दर्शन में, और उसमें भी अगर यथार्थ रूप से देखते हैं तो हमको अरस्तु के चिंतन में राज्य के स्वरूप की विस्तृत व्याख्या मिलती है। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 7वें भाग में आदर्श राज्य का विचार दिया। यह अरस्तु का अपना मौलिक विचार नहीं होकर प्लेटो की लोज पुस्तक में वर्णित उप आदर्श राज्य के विचारों से प्रेरित है। जैसा कि मैंने जब प्लेटो का अध्ययन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि प्लेटो ने जब अपने जीवन की अंतिम पड़ाव में, जीवन की अंतिम अवस्था में लोज पुस्तक की रचना की, तो उन्होंने आदर्श राज्य की कल्पना को छोड़कर यथार्थ और वास्तविक राज्य के दृष्टिकोण का एक मोटा सा पैमाना, एक मोटा सा खाका उन्होंने तैयार किया और उसको उन्होंने उपादर्श राज्य का नाम दिया। और यही उपादर्श राज्य का विचार अरस्तु के आदर्श राज्य के विचार या अरस्तु के आदर्श यथार्थवादी राज्य के विचार कहलाते हैं। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है और इसे आधुनिक रूप बर्गेस एवं मैकाइवर ने दिया। अब आप लोगों को यह समझना होगा कि राज्य का विकासवादी सिद्धांत क्या है, राज्य उत्पत्ति का ये विकासवादी सिद्धांत क्या है। देखिए मित्रों, राज्य की उत्पत्ति के कुल 6 सिद्धांत राजनीति विज्ञान की दृष्टि से हम पढ़ते हैं, और उनमें सबसे मौलिक और सबसे वास्तविक, सबसे उपयुक्त जो सिद्धांत है वह है विकासवादी सिद्धांत। इससे पूर्व 5 सिद्धांत और प्रचलित थे, जिनमें सबसे पहला सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, फिर मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत, और अंतिम यह है विकासवादी सिद्धांत। और विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का वास्तविक, यथार्थवादी और सत्य के अधिक नजदीक ये सिद्धांत है, क्योंकि राज्य ना समझौते का परिणाम है, राज्य ना देवताओं के माध्यम से उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति ना देवताओं के माध्यम से की गई है, राज्य ना शक्ति का परिणाम है, अभी तो राज्य विकास का परिणाम है। राज्य धीरे धीरे कई वर्षों के कालांतर में जो जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य प्रकार की जो जो उन्नति हुई, तरक्की हुई, उन सब तथ्यों का सारगर्भित रूप से एक कॉमन एस्पेक्ट है। और यह विकासवादी सिद्धांत ज़्यादा तर्कसंगत है, ज़्यादा यथार्थवादी है। तो अरस्तु भी राज्य के उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इस हिसाब से अरस्तु का सिद्धांत बड़ा आधुनिक माना जा सकता है, क्योंकि इतने वर्षों पूर्व, लगभग 2300 साल पहले राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस समय ज़्यादातर चिंतक ये मानते थे कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं ने की, और देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का ही उन्होंने समर्थन किया। अरस्तु कहते हैं कि राज्य मनुष्य की सामाजिक एवं राजनीतिक प्रवृत्ति का परिणाम है। जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं, जो राजनीतिक विकास होता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो नए नए आयाम, नए नए सिद्धांत अधिरोपित किए जाते हैं, उनका परिणाम है राज्य। क्योंकि राज्य एक दिन में नहीं बनता, राज्य मनुष्य की गतिविधियों के विकास, सने सने विकास का परिणाम है। अरस्तु कहते हैं कि सबसे पहले विवाह से पूर्व परिवार नामक संस्था की स्थापना की जाती है।
कई परिवारों को मिलाकर कुटुंब और इन कई कुटुंबों से मिलाकर गांव की स्थापना की जाती है और कई गांवों को मिलाकर एक नगर राज्य बनता है। अरस्तु इस प्रकार की बात अपने सिद्धांतों में करता है कि व्यक्ति और व्यक्ति जब समूह में रहता है तो परिवार बनता है, परिवार से फिर समाज बनता है, कुटुंब बनता है और फिर ये कुटुंब गांव में रूपांतरित हो जाता है और फिर गांव नगर राज्यों में तब्दील हो जाते हैं। इस प्रकार की अरस्तु बात करता है और नगर राज्य की बात अरस्तु यहाँ अपने सिद्धांतों में करता है। अरस्तु के अनुसार राज्य के प्रमुख कार्य, अब राज्य देखो करता क्या है, राज्य के उस जमाने के हिसाब से अरस्तु ने अपने सिद्धांत दिए। हालांकि आज के आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में राज्यों की गतिविधियों के केंद्र बदल गए हैं और काफ़ी राज्यों का कार्य का क्षेत्र और राज्यों का संबंध, आपसी संबंध काफ़ी बदल गए हैं। लेकिन अरस्तु यूनानी नगर राज्यों के दृष्टिकोण से बात करता है। तो पहला बिंदु, मनुष्य की भौतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पहला काम तो अरस्तु राज्य का ही बताता है कि मनुष्य की भौतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये राज्य में ही हो सकती है। अरस्तु ये बात बड़े विस्तृत रूप से अपने सिद्धांतों में करता है कि जैसे मनुष्य को भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत होती है, भोजन, वस्त्र, निवास, बौद्धिक विकास की बात भी मनुष्य के लिए आवश्यक है और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी, जैसे विवाह, परिवार, एक दूसरे को सहयोग करना, ये सब सामाजिक आवश्यकताओं की बात भी अरस्तु करता है। दूसरा, राज्य की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना। ये भी राज्य का काम है कि अपने जो सीमा क्षेत्र है उनकी बाह्य आक्रमणों से राज्य सुरक्षा करे, अपनी भी सुरक्षा करे और उसमें निवास करने वाले नागरिकों की और निवास करने वाले लोगों की भी सुरक्षा करे। नागरिकों के अंदर सद्गुण पैदा करना, नागरिकों में नैतिकता पैदा करना। अरस्तु इसको राज्य का प्रमुख कार्य मानता है कि नागरिकों में सद्गुण राज्य ही पैदा करता है। राज्य के माध्यम से ही नागरिकों में नैतिकता के गुण आते हैं, सद्गुण के गुण समाहित होते हैं। तो अरस्तु इसकी बात अपने सिद्धांत में करता है और इसको प्रमुख स्थान देता है, इसको प्रमुख दर्जा देता है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और वह सद्जीवन की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य अस्तित्व में आया, क्योंकि अगर राज्य नहीं होगा तो फिर तो मत्स्य न्याय हो जाएगा कि जिस प्रकार समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और उससे बड़ी मछली उसको खा जाती है, यानी सारी मछलियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं और बहुत सी छोटी छोटी मछलियां मिलकर बड़ी मछली को खा जाती हैं। तो इस प्रकार सारी मछलियां समुद्र में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो यहाँ भी अगर राज्य नहीं होगा तो लोगों के जीवन का अस्तित्व खतरे में होगा, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन होंगे। तो राज्य की उत्पत्ति किस लिए हुई? जीवन के लिए हुई है और फिर वह सद्जीवन की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यानी जीवन तो हो गया, जीवन तो प्रोटेक्ट हो गया, सुरक्षित हो गया, लेकिन केवल सांसें चलना, केवल भोजन करना, केवल निवास करना ही जीवन नहीं है। जीवन हो तो सद्जीवन हो, यानी अच्छा जीवन हो, आदर्शपूर्ण जीवन हो, जिसको जीने में मजा आए, जिसको जीने में अच्छा लगे। तो ऐसे जीवन की अरस्तु अपने सिद्धांत में बात करता है। अरस्तु के राज्य की प्रमुख विशेषताएं। अब देखिए अरस्तु के राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं। एक तो राज्य सर्वोच्च संस्था है, राज्य सब सर्वोच्च संस्था है। राज्य जनता की सर्वोच्च भलाई एवं कल्याणकारी संस्था है, क्योंकि जनता की भलाई राज्य के अंदर ही हो सकती है, जनता का कल्याण राज्य के अंदर ही हो सकता है। तो यह जनता की भलाई और कल्याण की सर्वोच्च संस्था है। राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, राज्य अपने आप में पूर्ण है, एक पूर्ण इकाई है और इसके माध्यम से अन्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो यह एक आत्मनिर्भर संगठन है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ये अरस्तु की कोटेशन है, बड़ी फेमस है। अरस्तु बात करता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु कहते हैं कि काल की दृष्टि से व्यक्ति पहले आया, राज्य बाद में आया, लेकिन राज्य एक पूर्ण संस्था है, राज्य एक व्यापक संस्था है और व्यक्ति उसका अंश है। इसलिए अरस्तु अंश से पहले पूर्ण की कल्पना करता है और इसी कारण अरस्तु कहते हैं
कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। हाँ, काल की दृष्टि से व्यक्ति पहले आया है, ये बात हम भी मानते हैं और अरस्तु भी मानते हैं, लेकिन राज्य पूर्ण इकाई है, क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के बिना अधूरा है और व्यक्ति खुद राज्य का एक अंग है, इसलिए अंश से पहले पूर्ण की कल्पना करता है अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि राज्य सावयवी एवं आंगिक है। इसका तात्पर्य है कि राज्य शरीर के अंगों के समान है और व्यक्ति उसके राज्य शरीर है और व्यक्ति उसके अंगों के समान है। राज्य को शरीर की संज्ञा दी अरस्तु ने और व्यक्ति जो उसमें निवास करने वाले लोग हैं उनको शरीर के अंगों की संज्ञा दी कि हाथ, कान, नाक अलग अलग प्रकार के अंगों के समान हो। तो ये एक राज्य का सावयव सिद्धांत है। कई बार वृक्ष से तुलना की जाती है, कई बार मनुष्य से तुलना की जाती है। बुलंशलिक तो यहाँ तक कहते हैं कि राज्य पुरुष का प्रतीक है और चर्च महिला का प्रतीक है। उन्होंने राज्य को पुरुष का प्रतीक बताया और चर्च को महिला का प्रतीक बताया, ये बुलंशली कहते हैं। तो मित्रों, आज के इस व्याख्यान में इतना ही और इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।